जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज का अष्टम का सामाजिक विज्ञान पुस्तक है हमारे अतीत भारती अध्याय 5वां, जिसमें हम पढ़ रहे थे जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की स्थितियां। अब देखो, हम कल पढ़ा था किसानों के बारे में, जमींदारों की क्या राय थी, किसानों की क्या राय थी, सैनिक किस तरह से हैं जो नाराज थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से ये लोग हैं जो नाराज थे, जो जनता की नजर में क्या है, जनता की नजर में किस तरह से उस जमाने में लोग अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते हैं, इसका जायजा हम एक यहाँ जो उदाहरण दिया है उसको पढ़कर पता करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किया जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रात में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों के हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। अब वो कहते हैं कि सिपाहियों ने उन लोगों को प्रवास के दौरान सलाह दी कि आप मथुरा ना जाएं महाराष्ट्र से। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमाद है। उन्हें 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजा महाराजाओं को एक राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़ी लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी में एक युक्त योजना तैयार है, इसके विभिन्न छावनियों में भेज दी जाएगी। जनता ने एक भ्रामक प्रचार था कि एक 84 नियमों की सूची बना दी गई है, जो ये 84 नियम की सूची हिंदू और मुस्लिम धर्म के विरोधी, धर्म के विरोध में है। क्या है? विरोध में है। और राजा महाराजाओं ने मानने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो इस तरह से एक भ्रामक प्रचार भी हो रहा था जो इस सुधार के लिए लागू किया गया था। दूसरी जो चीज उन्होंने की कि उसी दौरान में एक जगह कि हर टुकड़ी में, सैनिक टुकड़ियों में है जो उत्तेजना छा जाएगी, यानी गुप्त योजनाएं बन रही हैं और सैनिक छावनियां विद्रोह के लिए तैयार हैं। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर भर्ती किया गया। उन्हें 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में एक स्मरण लिखा, जिसे नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका नाम है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ठीक है, के नाम से है जो प्रकाशित करवाया। उसमें उस सीताराम पांडे ने लिखा कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे में सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उसने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों और मालिकों के खिलाफ अंग्रेजी बगावत के लिए उन्हें उस्काया, ताकि दिल्ली में बादशाह को गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और सुझावों पर अलग करें तो ऐसा कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा सेना में झूठ व आक्रोश फैला
सिपाहियों को उस्काने का काम किया गया। हर तरफ सेना में विद्रोह की ज्वाला थी। अब उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अपनी उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है कि यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य सत्ता छिन-भिन हो जाती है। अब वो कहती हैं जनता और सत्ता में संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन दोनों में संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये चीज लागू करनी थी। तो इस स्थिति में अपने हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित करना था और उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 1857 में शुरू हुई बगावत में भारत में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया और 1857 का विद्रोह कंपनी राज का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। इस विद्रोह से कंपनी राज खत्म हो गया और उस सिस्टम की जगह ब्रिटिश महारानी का रूल आ गया। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठे। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष था और यह तक था कि दुनिया भर में सबसे बड़े संघर्षों में दुनिया के सबसे बड़े संघर्ष जो उपनिवेशवाद के खिलाफ हुए, अंग्रेजों को जो दूसरे देशों को गुलाम बनाने की या वहां पर आर्थिक सत्ता स्थापित करने की जो चाल थी, जिसको हम उपनिवेश के नाम से कहते हैं, ये उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा विद्रोह, दुनिया भर का सबसे बड़ा विद्रोह क्या है? सबसे बड़ा विद्रोह है जो 1857 में भारत में हुआ। क्या हुआ? भारत में। कौन सा? 1857 का। किसके खिलाफ? उपनिवेशवाद के खिलाफ। ये जो दुनिया भर में सबसे बड़ा विरोध हुआ। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में फांसी लटका दिया गया। कब? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया बैरकपुर की छावनी में। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई और 9 मई 1857 की बात है। कारतूस वाला जो चर्बी वाले कारतूस की जो बात थी, चर्बी वाले कारतूस की बात में सैनिक हैं जो विद्रोही हो गए। क्या हो गए? सैनिक विद्रोही हो गए। चर्बी वाली बात में सैनिक विद्रोही हो गए। मेरठ में तैनात सिपाहियों ने दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही और उन्होंने अपनी बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने आग के हवाले उनकी अंग्रेजों की संपत्तियां हैं जो करनी शुरू कर दी। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध करने का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमाद थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इनका भी जवाब ढूंढ लिया और वे मुगल बादशाह के साथ हैं जो देश का शासन सौंपना चाहते थे। उन्हें पता था कि अंग्रेजों से को निकालने के बाद इस देश की सत्ता का क्या हो, तो उन्होंने जो उनका एक विकल्प था मुगल बादशाह,
मुगल बादशाह को अपना जो शासन वापस पुनः सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़ों पर सवार होकर जल्दी ही दिल्ली पहुंच गई। मेरठ से कुछ सिपाही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर मिली, सिपाहियों के हथियार वहाँ के तैनात लोगों ने भी दिल्ली में भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया, इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिर में जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। कई सारे मित्रों के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बूढ़े बादशाह को ये सिपाहियों की बात माननी पड़ी और उन्हें देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का विकल्प दिया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से कई गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पहली उथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्थितियां रातों रात बदल गई। और जब लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उत्साह और साहस बढ़ जाता है, जो आगे जाकर क्रांति का रूप लेते हैं। तो कल हम इसके बारे में बगावत कैसे फैली, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।